अब नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज बात और सवाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, जिसकी इज्जत से कोई नहीं बचा। महामारी ने आम आदमी को बख्शा, न महानायक को। लेकिन सवाल यह है कि संक्रमण के बढ़ते इस दायरे को रोकने की दवा क्या है। दवा तो नहीं है, लेकिन सतर्कता और मुस्तैदी के दावे तो हैं ही। फिर सवाल यह है कि पब्लिक में सतर्कता आए और सिस्टम दावों से ऊपर उठकर जमीन पर जमकर रिजल्ट दे पाए। क्या इस पहल में कोई कमी रह गई? रफ्तार के साथ पूरे देश में बढ़ रहा है संक्रमण। आखिर कैसे थमेंगे बढ़ते कोरोना के केस? यही उत्तर मांगे आज प्रदेश। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। क्या आम, क्या खास, कोरोना पहुंचा सबके पास। कोरोना की चपेट में आया पहले बच्चन परिवार, फिर हुआ अनुपम फैमिली पर वार। बढ़ रहे हैं आंकड़े, बढ़ रही है संक्रमण की रफ्तार। यूपी में कोरोना ने किया 36 का आंकड़ा पार। वीकली लॉकडाउन की तर्ज पर कितनी सफल होगी लड़ाई? क्या संपूर्ण लॉकडाउन की फिर आने वाली है नौबत? कोरोना से बेहाल देश, कैसे थमेंगे बढ़ते केस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण पूरे देश में 8,78,000 यानी कि 9 लाख को पहुंचने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 36 का आंकड़ा यानी कि 36,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। सवाल यही है कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वीकली लॉकडाउन हुआ, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, क्या उसमें एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है? कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, नेता बीजेपी, वीरेंद्र सिंह, नेता कांग्रेस, स्वाति महेश्वरी, डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं, और प्रियंका राणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और सोनकर साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत आ गई है? देखिए, जब से इस देश में कोरोना ने अपना दस्तक दिया है जी, सभी विशेषज्ञों की राय थी कि अभी भी इसका चरम पर आना बाकी है। तो मुझको लगता है कि अब कोरोना अपने चरम स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जहाँ की आबादी 23 करोड़ है, जहाँ पे जनसंख्या प्रति घनत्व बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद अगर स्थिति कंट्रोल में है तो निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि योगी जी की सरकार ने और योगी जी ने जो समय समय पे निर्णय लिया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब 2 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से घोषित किया, तो मैं सबसे पहला शायद देश में और प्रदेश में सांसद रहा हूँगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दी और मैंने ट्वीट करके बधाई भी दी, और ट्वीट पे मैंने एक बात भी कही कि जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता धीरे धीरे इसके प्रति थोड़ा सा लापरवाह होती जा रही है, जिसके कारण ये और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब 2 सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा जी कि लोगों में जागरूकता फैलाने का भी बिल्कुल जागरूकता लोगों में आएगी। वीरेंद्र सिंह जी, जैसा कि सोनकर साहब कह रहे हैं कि जरूरत थी इस पहल की कि कम से कम पूरा नहीं तो वीकली लॉकडाउन हो। क्या केवल लॉकडाउन इसका उपाय है? आपको क्या लगता है? तमाम कोशिशें हो रही हैं,
फिर संक्रमण बढ़ क्यों रहा है? ना आम बच रहे हैं, ना खास बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज से महानायक अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। देखिए, किसी भी परिवार, देश, प्रदेश की जब कोई ऐसा संकट आता है तो उस प्रदेश के मुखिया या परिवार के मुखिया के द्वारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होती है, मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रश्न है। तो क्या मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का मैनेजमेंट हो, ये मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को टैकल किया जा रहा है वो कोरोना का टैकल करने का जो तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। इसीलिए कोरोना का जो संकट है वो घटने की जगह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना संकट का पता चला, विनोद जी, जब अवधेश जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बात पूरी कर लूं, कि कांग्रेस के लोग यहाँ पे भी राजनीति की बात कर रहे हैं। फिर मुझको कहना पड़ेगा ये वही लोग हैं जब देश की सेना के 100 रुपये सवाल उठाते हैं और देश की सेना के कार्रवाई से हिसाब मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी के प्रदेश में अगर आज हम 36,000 कोरोना है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ से फेल है। ये मैनेजमेंट नहीं फेल है, इस महामारी से दुनिया के बड़े से बड़े देश जब घुटने पर है, वहाँ पे 130 करोड़ आबादी का देश आज लगभग 9 लाख है। तो इनको केवल जैसा लगता है मेरे कांग्रेस साथियों को, ये अवसर भी नहीं देखते कि कब किस समय पे राजनीति करना है, किन बिंदुओं पे राजनीति करना है, किन बिंदुओं पे सवाल करना है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। देखिए, ये बीजेपी हमेशा अपनी नाकामी को कभी सेना के पीछे छुपना चाहती है, कभी कोरोना के पीछे छुपना चाहती है। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपनी कमियों को स्वीकार कतई करने को तैयार ही नहीं है। जब तक कोई अपनी गलती स्वीकार न करे तब तक वो उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। जहाँ तक ये लोग दूसरे देशों की तुलना करते हैं, ठीक है, आबादी में हमारे देश की आबादी की तुलना में वहाँ बहुत कम है, लेकिन यदि जांच की तुलना देखी जाए तो हमारे देश में आबादी के अनुपात में कितना प्रतिशत जांच हो रहा है, कितना प्रतिशत लोगों के बीच में हमारे डॉक्टर पहुंच रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, एक आंकड़े निकाल करके आप देख सकते हैं कि 23 करोड़ आबादी के सापेक्ष में हमारे पास कितने बेड हैं कोरोना के, कितने हमारे उस स्थिति पे आ जाते हैं। स्वाति महेश्वरी जी, कितने लगातार सवाल टेस्टिंग पर उठ रहे हैं, लगातार सवाल व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं। जैसे शहर में क्या जब पहली बार मामले सामने आए थे मार्च में, चुनौती पहली बार बड़े स्तर पर आई, तब से लेकर अब तक की स्थिति क्या है? क्या जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि हालात एकदम बिगड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, वो हैं या सुधरी व्यवस्था है पहले से? देखिए, डेफिनेटली सुधरी व्यवस्था है पहले से। थोड़ा आंकड़ों की अगर सब लोग बात कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ थोड़े से आंकड़े ही सामने रखती हूँ ताकि सब उसको परिप्रेक्ष्य में ले पाएं। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं विश्व में इस वक्त। हमारे ऊपर अमेरिका है और उसके बाद ब्राजील और हमारा नंबर आता है। लेकिन इसको एक दूसरी तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जनता 135 करोड़ है, अमेरिका की जनता 32 करोड़ के आसपास है। अगर हम अपने बाकी आंकड़े देखें तो अगर हम ये देखें कि भारत में ठीक होने वाले लोगों का दर कितना है, तो भी हम विश्व में तीसरे नंबर पर ही आते हैं। अगर हम ये देखें कि टेस्ट हमारे भारत में कितने हो रहे हैं, तो हम विश्व में 5वें पायदान पर आते हैं। अगर हम ये देखें कि भारत में ठीक होने वाले जो एक्टिव केसेस जो है, अगर कितने लोग इस वक्त ऐसे हैं जो पीड़ित हैं 10 लाख लोगों के ऊपर, तो हमारा नंबर 78 आता है विश्व में। और अगर ये देखें कि भारत में डेथ कितनी हो रही है 10 लाख लोगों पे, तो हमारा नंबर 102 आता है विश्व में। तो आप इन आंकड़ों को दूसरी तरह से भी देखिए। जरूर हमारे यहाँ 135 करोड़ की जनता है। आप लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये आपके सुविधा में नहीं इसलिए आप लोग उस पर बात नहीं करते हैं? देखिए, इसमें अगर हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है तो क्या आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि अन्य देशों के सापेक्ष में हमारे यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं? ये हमारे देश के इम्यूनिटी की सवाल, जो हमारे देश की जो खान पान और रहन सहन, जलवायु और इम्यूनिटी है,
उस अच्छा। इम्यूनिटी के कारण हमारे देश के लोगों में मृत्यु दर कम है। लेकिन जहां तक सुविधा की बात है, मैं आप बनारस से बोल रहा हूं आपको कि बनारस हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और बनारस में केवल बीएचयू एक ऐसी जगह है जहां पे आईसीयू की सुविधा है। वहां पे मात्र 25 से 30 बेड, केवल मात्र 25 से 30 बेड, जबकि बनारस मंडल पूरा समझ लीजिए पश्चिमी बिहार और आसपास के जितने 8-10 जिले हैं वहाँ के सारे कोविड के मरीज बीएचयू और बनारस पर निर्भर हैं। लेकिन यहाँ सुविधा देखिए, अगर किसी को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो न यहाँ पर कोई इस तरीके की सेंसिटिव केयर यूनिट है, न ही वेंटिलेटर की कायदे की सुविधा है। ठीक है, मतलब न ही तमाम चीजें नहीं है। व्यवस्था विनोद सरकार सोनकर के जी, द्वारा वीरेंद्र हुई जी का कि साफ कहना है प्राइवेट कि अगर कॉलेजों लोग को सही हो रहे हैं कम और से जो कम आंकड़े स्वाति जी ने दिए कि अगर कहीं बेहतर स्थिति है तो वो भारतवासियों की इम्यूनिटी है। देखिए अवधेश जी, बीरेन जी उस बात को तो स्वीकार करते हैं जो उनके सहूलियत के लिए ठीक है, लेकिन जो बातें उनके अगेंस्ट जाती है वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और एबीपी गंगा जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस समय इस देश में प्रदेश में कोरोना शुरू हुआ, एक भी बेड अपने पास कोरोना के लिए नहीं था, लेकिन आज 1,05,000 से ज़्यादा बेड उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है और 35,000 से ज़्यादा प्रतिदिन चेकअप हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां पर एक भी लैब नहीं थी, आज 39 लैब काम कर रही है। और मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रत्येक ज़िलों में टेस्ट फैसिलिटी बढ़ जाएगी। और जहां पर कोरोना के समय अपने पास वेंटिलेटर की संख्या नहीं थी, आज 1500 से ऊपर वेंटिलेटर है। एक साथ बीरेन जी दो बातें कह रहे हैं। अगर मेडिकल सुविधा बनारस में ना होती तो आपके चैनल या मीडिया के लोग या जो लोग बीमार होते आज सड़क पे दिखाई पड़ते और सरकार की बदनामी होती। मैं आपके माध्यम से बीरेन जी से जानना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा आदमी बताइए जो कोरोना से पॉजिटिव हो और इलाज के लिए या बेड के लिए, जिस तरह दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी केस देखने को नहीं मिला है। उदाहरण मांगा गया है सीधे आपसे, हैं कुछ उदाहरण आपके पास? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर स्पेसिफिक उदाहरण मैं दे रहा हूं। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष श्रीवास्तव, जो कोरोना से मर गया और उसने वायरल किया कि उसको न कोई सुविधा दी गई और वो एक हफ्ते पहले से लोगों के संपर्क कर रहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरा यहाँ पे न कोई सुविधा है, न किसी प्रकार का कोई जो है कि जीवन रक्षक से संदर्भ में कोई सेंसिटिव है। ऐसी परिस्थिति में मेरी जान को खतरा है और 2 दिन के बाद वो अध्यक्ष जो है कि वो मर गया। और इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे है। देखिए, एक तो हम सब जानते हैं कि कोरोना, क्या अवधेश जी आपने ऐसा कोई वीडियो ऐसा देखा क्या? निपटना है। मैं अवधेश जी आपसे के माध्यम से बीरेन जी से जानता हूं कि ये जानकारी केवल उनके पास है या कि किसी और के लोगों पास को है। कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया, उसके बाद उनको इलाज नहीं मिला और फीडबैक के फोन आ गए कि आपका इलाज कैसा चल रहा है। मामले कई आए हैं, हम आएंगे आपसे जवाब लेंगे। अवधेश जी देखिए, अवधेश जी अरे साहब, अवधेश जी शुरुआती दौर में आगरा में ये देखने को जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। सवाल ये है कि राजनीति हो रही है, उस सब के बीच आंकड़े क्या हैं वो स्वाति जी ने बताया, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच आप लोग समाज में काम करते, जनता के बीच काम करते हैं, वहां पर क्या मन है? लोग कैसी व्यवस्थाओं को मान रहे हैं, जैसी होनी चाहिए है, या फिर राजनीतिक बातें अलग है और जनता के मन में कुछ और है? जी अवधेश जी, कुछ कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ जगह पे काफी लोग हैं कि जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह की बात की जाए तो बहुत जगह। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था नोएडा 125 का, जिसमें देखा गया था कि पेशेंट्स को जो पानी दिया जा रहा है उसमें भी कीड़े पड़े हुए थे
और जो आपके मरीज थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कोरोना वायरस जो पेशेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। और इस तरह से अगर पेशेंट्स को वो सुविधा नहीं दी जा रही है तो बाकी जो आम नागरिक, और अभी जो कह रहे हैं राजनीति तो हो रही है, देखिए आप अभी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और वो इस तरह के जब पैंडेमिक के टाइम में वो इस तरह की बातें सामने ला रही है। खुद आप दिल्ली का एग्जांपल दे देते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वो हो रहा है, तो आप लोग खुद ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब लोग सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं, एक साथ काम करना और किस तरह से इस पैंडेमिक के समय में देश को व्यवस्थाएं अच्छी दी जाए और किस तरह से नागरिकों को कोई भी सुविधा, डायरेक्ट जो रिलीफ था वो आज तक नहीं मिला है। मिडिल क्लास परेशान है। आप कह रहे हैं कि आपने जो है बधाई दी है मुख्यमंत्री जी को क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो लॉकडाउन आपकी तरफ से क्या ये एक समस्या का कोई सॉल्यूशन है? क्योंकि हमेशा से बोलते आए हैं कि लॉकडाउन जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, और क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था जितने भी व्यापारी हैं वो इतने ज्यादा आहत हैं। अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। पहले ही इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है, जितने भी व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है, जो आपकी कितनी सारी जॉब्स चली गई है, मिडिल क्लास को कोई भी रिलीफ नहीं दी गई है, इवन मजदूर उनको तो फिर भी आप जनधन योजना और मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं। लेकिन जो आपका शहरी इलाका है, जो आपके यहाँ पर आपने कोई परमानेंट कोई रिलीफ दिया हो, कोई जॉब का कोई सॉल्यूशन दिया हो, वो आप लोगों ने नहीं दिया है। तो अब आदमी जो आम नागरिक है वो क्या करेगा? मरेगा नहीं तो अब घर से बाहर भी निकलना है, रोटी रोजी भी कमानी है, अपने बच्चों का भी लालन पालन करना है। बिल्कुल तमाम चीजें हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि नोएडा का वीडियो वायरल हुआ जहां पर पानी तक ढंग से नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह जी बनारस का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर वीडियो वायरल हुआ कि ठीक से इलाज नहीं मिला। ये जो तमाम मामले हैं ये किस स्तर पर सामने आ रहे हैं? ये 100 में से कुछ उदाहरण है या हर जिले की, हर अस्पताल की हालत है? उसके बाद फिर सोनकर जी से इसका जवाब लेंगे। सोनकर जी आते हैं आपके पास। देखिए मुझे लगता है व्यापक तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जरूर कुछ मामले होते हैं और त्रुटियां रह जाती हैं जिनको मेरे को लगता है जरूर प्रशासन को इन सब की तरफ बड़ी सीरियसली देखना चाहिए और कैसे इनका हल हो सकता है उसकी तरफ भी उनका जरूर से मेरे ख्याल से अटेंशन होना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करें। अगर ये परेशानियां सामने हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पर ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप वैसे देखें, भारत की अगर तस्वीर को हम दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो हमारी टेस्टिंग बहुत बढ़ गई है। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी, जब कोरोना का संक्रमण आया था मार्च में, जब हम कोरोना की दहलीज पे खड़े हुए थे, तब से अगर हम आज की स्थिति अपनी देखें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत इजाफा हुआ है उन सभी में, और इसी वजह से आज हमारा मृत्यु दर कम है। वरना हमारा मृत्यु दर आज कहीं ज्यादा होता। ये जरूर है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी अच्छी है और लोग हमारे यहाँ जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप इम्यूनिटी अच्छी होते हुए भी आप इसको रोक नहीं पाते। अगर हमारे आज अगर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो अच्छी नहीं होती तो हमारा मृत्यु दर आज बहुत हाई होता। तो आज हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आज हम थोड़ी संतोषजनक स्थिति में हैं, तो वो इसी वजह से है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। लेकिन जैसे कुछ पैनलिस्ट ने भी बोला कि जहाँ भी त्रुटियां हैं वहाँ जरूर प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि जब बहुत बड़े पैमाने पे, और आप देख ही रहे हैं कि वैश्विक महामारी है, इतने बड़े पैमाने पे जब चीजें करी जाती हैं, बंदोबस्त किए जाते हैं, तो उनमें त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन प्रशासन को बिल्कुल संतोषजनक उसमें नहीं बैठना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। और देखिए आज 25,000 मामले सामने रोज आ रहे हैं, 28,000 बड़ी चिंता की बात है। और विनोद सोनकर जी, सवाल ये है कि ठीक है, आगरा का जो उदाहरण आया था वहां पर हालात संभल गए, नोएडा में एक डीएम को पद से हटाया गया तो लगा था चीजें बेहतर होंगी। 1000 का आंकड़ा नोएडा क्रॉस कर चुका है। और जिस जिले से आप हमारे साथ जुड़े हैं वहां पर हालात ये है कि आंकड़ा 600 को पार कर चुका है। कभी ये ग्रीन जोन हुआ करता था, तो जहां पर स्थिति बिगड़ी थी वहां सुधर गई, जहां पर स्थिति बहुत अच्छी तो वहां बिगड़ रही है, इसलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। देखिए अवधेश जी, हम आपके बात से पूरी तरह सहमत हैं। स्थिति लगातार दिनों दिन बिगड़ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी एक जिले की कोई एक घटना को अपवाद स्वरूप करके उसकी चर्चा करके, और हम लोग जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एक तरह से उनका हम अपमान कर रहे हैं।
जो लोग कहीं घटनाएं अपवादपूर्ण होती है इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका कहना कि पूरा स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर रहा है या पूरी मशीनरी काम नहीं कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। दूसरा, प्रियंका जी ने जो कहा कि शनिवार रविवार के लॉकडाउन करने से व्यापारियों को नुकसान होता है। देखिए, आपको भी हमको भी ये बात याद करना चाहिए, बचपन में हम लोग देखा करते थे कि रविवार को पूर्णबंदी होती थी, जिसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलता था कि इसी बहाने नगरों की सफाई होती थी। और अगर 2 दिन पूर्व नियोजित पूर्व सूचना से लॉकडाउन किया जाएगा तो मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार के व्यापार को हानि होगी, क्योंकि आदमी इस समय कोरोना संकट के समय केवल जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को खरीद रहा है। इसलिए अगर 2 दिन पूर्व सूचना पे, देखिए प्रियंका जी मेरी बात समझने का प्रयास, ये कोई रविवार को बंद करने की चलन और परंपरा कोई आज से नहीं है। देखिए, ऐसा है कि शनिवार रविवार को, अच्छा जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती है, आप ही बताइए इसका क्या समाधान है? इसका समाधान केवल और केवल जागरूकता है, इसका समाधान है 2 गज की दूरी है। लॉकडाउन हो गया, जब लाखों में संख्या हो गई तो आपने खोल दिया। नहीं, मुझको मेरा स्पष्ट मानना है, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने से ना तो व्यापारी परेशान हो रहे हैं और ना तो किसी प्रकार के व्यापार का नुकसान हो रहा है, और ना तो जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो भी सप्ताह में आराम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 365 दिन 24 घंटा काम करते हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं, जिन्होंने करोड़ों का नुकसान हो गया है, उनको तो आपने देखा ही नहीं, उनको तो आपने नजरअंदाज कर दिया। प्रियंका जी मैं निवेदन के साथ कहता हूँ, प्रियंका जी मैं निवेदन के साथ कहता हूँ, इस लॉकडाउन के कारण केवल उत्तर प्रदेश और देश में नौकरी नहीं गई, इस लॉकडाउन के कारण पूरे दुनिया के अंदर नौकरी गई है, पूरे दुनिया के अंदर लोग परेशान हुए हैं। तो भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश और उत्तर प्रदेश जैसी पूरे बड़ी दुनिया में आबादी वाला परेशान है, इससे कैसे निपटे, यही हमारा आज का सवाल है। केवल इसको एक बहुत देश छोटे से पे ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, उसके आगे जो सवाल उठे उनका जवाब देंगे।